बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 15 प्रश्न का गेस्ट पेपर हमने तैयार किया था, उसका पहला पार्ट हमने बता दिया है आपको, और उसमें हमने प्रश्न 6 तक बताया था। अब आगे के प्रश्न जो हम इस पार्ट में बताएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न 7 क्या है बच्चों। प्रश्न 7 है कि परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। तो 1 नंबर वाला जो प्रश्न है बच्चों, उसमें अगर आपका आ जाए कि परजीवी द्वारा उत्पन्न किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए, तो 2 रोग हैं बच्चों। पहला हाथी पाँव, या इसी को बच्चों फाइलेरिया कहते हैं। देखे होंगे बच्चों, कुछ लोगों का पैर जो है फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग हाथी पाँव या फाइलेरिया कहते हैं। दूसरा जो इसका उदाहरण है बच्चों, वह है एस्केरियासिस। यह 2 उदाहरण है। 1 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन बच्चों यदि यह 2 नंबर में आता है, ठीक है, तब पूछ देगा कि फाइलेरिया से आप क्या समझते हैं या हाथी पाँव से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है। इस तरह का प्रश्न आपके 2 नंबरों में पूछेगा। तब बच्चों 2 नंबर वाले प्रश्नों में, ठीक है, फाइलेरिया का कारण क्या है, किसके कारण फाइलेरिया रोग होता है। तो बच्चों यह जो रोग होता है, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों बुचेरेरिया, ठीक है, ब्रैकोफाइटाइक्रीनी के कारण यह रोग होता है। तो इसका वाहक क्या है बच्चों। तो इसका वाहक एक मच्छर है। कौन सा मच्छर? मादा एडीज मच्छर, ठीक है, यह इसका वाहक है। तो यह रहा प्रश्न नंबर 7। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 8 की। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 है कि मंगोलियाई जड़ता क्या है। तो मंगोलियाई जड़ता क्या है बच्चों? यह एक आनुवांशिकीय रोग है, ठीक है। मनुष्य में 21वीं गुणसूत्र, जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है बच्चों, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रता, एकादि, ठीक है, एकादि सूत्रता के कारण यह रोग होता है। तो 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एकादि सूत्रता के कारण, एकादि सूत्रता का मतलब एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है बच्चों, ठीक है। आपको पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं और 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो 46 एक कितना हो गया? 47, अर्थात इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो रोग होता है उसको हम डाउन सिंड्रोम, क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम रोग या मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है, जो ग्रसित व्यक्ति है, जो रोगी है, उसका चेहरा मंगोलियों जैसा हो जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता भी कहते हैं, ठीक है। आगे क्या प्रश्न है इसमें? आगे प्रश्न है इसे किसने खोजा। तो इसे खोजा किसने? लैंगडन डाउन, लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, इसकी खोज की थी। तो यह रहा प्रश्न नंबर 8। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 की। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है। लीडिंग कोशिका क्या है, इसके कार्य। लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, ध्यान रखिएगा बच्चों, यह लीडिंग कोशिका 1 नंबर में भी आ सकता है और यह 2 नंबरों में भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा लीडिंग कोशिका को। तो जो बच्चों यह लीडिंग कोशिका है, यह विषण में पाया जाता है बच्चों। कहाँ पाया जाता है? विषण में। यह विषण में पाया जाता है लीडिंग कोशिका। इसको अंतराली कोशिका, इसको अंतराली कोशिका, अंतराली कोशिका
या लीडिंग कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? तो बच्चों इसमें जो लीडिंग कोशिका है या अंतराली कोशिका है, इसमें कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एक होता है बच्चों एंडोजन हार्मोन स्रावित होता है। दूसरा टेस्टोस्टेरॉन। यह दो हार्मोन स्रावित होते हैं और इन दोनों हार्मोन्स के कारण बच्चों नर में क्या होता है? नर में दाढ़ी मूंछ आता है, आवाज़ भारीपन हो जाता है आवाज़ में। यह किसके कारण होता है? यही एंडोजन जो टेस्टोस्टेरॉन है, जो ये नर हार्मोन्स कहे जाते हैं, यही जो स्रावित होता है इसी के कारण। ठीक है, अब क्या जो नर है उसमें वयस्क में जब किशोरावस्था में पहुँचते हैं तब दाढ़ी मूंछ का आना और आवाज़ का भारी होना, तथा जो नर में शुक्राणु होता है, शुक्राणु के निर्माण में भी यह सहायता करते हैं लीडिंग कोशिका। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लीडिंग कोशिका प्रश्न नंबर 1 वाले प्रश्न में अर्थात अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी आ सकता है और यह लघु उत्तरी प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्नों में भी आ सकता है लीडिंग कोशिका। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है बच्चों? आतव चक्र क्या है? आतव चक्र बच्चों, आतव चक्र क्या है? ध्यान रखिए, आतव चक्र, यह प्रश्न भी ध्यान रखिएगा बच्चों। आतव चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव भी इसको कहते हैं। यह 1 नंबर 2 नंबर और लॉन्ग वाले प्रश्नों में आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा बच्चों, आतव चक्र। तो चलिए हम यहाँ 1 नंबर वाला प्रश्न देख रहे हैं। तो 1 नंबर में किस तरह से इसको लिखा जाएगा ये देख लें। आतव चक्र तो स्त्री, ठीक है, स्त्री के अंडाशय, गर्भाशय, अंडाशय, गर्भाशय तथा हार्मोन्स में चक्रीय परिवर्तन होता है। इसे ही आतव चक्र कहते हैं। समझ में आया बच्चों आतव चक्र क्या है? ध्यान रखिए, स्त्री के अंडाशय, गर्भाशय तथा हार्मोन्स में चक्रीय परिवर्तन होता है, इसे ही आतव चक्र, मासिक चक्र, ठीक है, कहते हैं या ऋतुस्राव भी कहते हैं। यह प्रत्येक स्त्री में, ठीक है, यह होता है जब स्त्री जो है किशोरावस्था में पहुंच जाती है तो यह होता है, हर महीने यह होता है और इनका पीरियड होता है, समय होता है 28 दिन का समय होता है और ये होता है। ठीक है, तो 1 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें इतना ही काफ़ी है। हाँ, लॉन्ग वाले प्रश्न में आपको इसको डिटेल में आपको लिखना होगा, चित्र बना के इसको करना होगा। ठीक है, तो 1 नंबर वाले प्रश्नों में आतव चक्र किसे कहते हैं ध्यान रखिए बच्चों। कैसे लिखना है? स्त्री के अंडाशय, गर्भाशय तथा हार्मोन्स में चक्रीय परिवर्तन होता है, इसे ही आतव चक्र, ऋतुस्राव आदि कहते हैं। तो यह रहा प्रश्न नंबर 10। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 11 की बात करें। प्रश्न नंबर 11 क्या है ध्यान रखिए, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो कौन सी कोशिका है वो? वह हम जानते हैं बच्चों, वह सर्टोली कोशिका है। कौन सी कोशिका है? सर्टोली कोशिका। उसका उत्तर है बच्चों सर्टोली कोशिका। ध्यान रखिएगा, प्रश्न क्या है कि उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो वह है बच्चों सर्टोली कोशिका जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह प्रश्न नंबर रहा 11। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की।
प्रश्न नंबर 12 क्या है बच्चों, ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 12 है कि लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो लिंग संलग्न गुण क्या होते हैं बच्चों, लिंग संलग्न, लिंग संलग्न बच्चों, लिंग संलग्न क्या है, यह जो गुण होते हैं बच्चों, ये जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं उन्हीं पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, पर स्थित होते हैं, इसे ही लिंग संलग्न कहते हैं। लैंगिक गुणसूत्र का मतलब यक्स, ठीक है, स्त्रियों में यक्स यक्स होता है और नर में यक्स वाई होता है। इन्हीं दोनों पर यक्स यक्स या यक्स वाई पर ही, ठीक है, यह स्थित होते हैं, जिसे हम लिंग संलग्न, ठीक है, कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों इसको, एक नंबर में तो यह है ही है। ठीक है, और यह लांग वाले प्रश्न में भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। ठीक है, यह लांग प्रश्न में भी आने की संभावना बहुत अधिक है, तो अच्छे से देख कर जाइएगा लिंग संलग्न। ठीक है, एक नंबर में क्या है, लैंगिक गुणसूत्र पर ही ये स्थित होते हैं, जिसे लिंग संलग्न कहते हैं, जैसे यक्स वाई और यक्स वाई। यह लिंग संलग्न बच्चों 3 प्रकार का होता है, जब लांग हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है यक्स लिंग संलग्न होता है, दूसरा वाई संलग्न होता है और तीसरा यक्स वाई संलग्न होता है। अब एक नंबर में जो है बच्चों, इसका और क्या पूछ रहा है, किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम बताइए। तो 2 बताना है, तो एक वर्णांधता, वर्णांधता, दूसरा जो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। यह जो दोनों रोग हैं बच्चों, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, लिंग संलग्न कहलाते हैं। और मैंने कहा ना कि लिंग संलग्न 3 प्रकार के होते हैं। यह जो दोनों उदाहरण है बच्चों, यह दोनों उदाहरण जो लिंग संलग्न का पहला है, ठीक है, यक्स लिंग संलग्न, यक्स संलग्न, ठीक है, यही है, यक्स संलग्न के ही यह दोनों उदाहरण है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, 1 नंबर वाले प्रश्न में है। अगर ये लांग वाले प्रश्न में है तो तीनों को लिखना होगा, यक्स संलग्न, वाई संलग्न और यक्स वाई संलग्न। तो एक बार फिर से देखें, लिंग संलग्न 1 नंबर में कैसे लिखेंगे कि लैंगिक गुणसूत्र पर यह स्थित होते हैं, जिसे लिंग संलग्न कहते हैं। ठीक है, इसके 2 गुण हैं, अर्थात 2 रोग हैं इसके कारण, एक वर्णांधता, दूसरा हीमोफीलिया। इतना ही लिखना है। यह प्रश्न नंबर 12 रहा बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, प्रश्न नंबर 13 है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सहप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहप्रभाविता, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में ही आता है बच्चों। सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, ठीक है, सहप्रभाविता क्या है, सहप्रभाविता क्या है। तो सहप्रभाविता आपको पता है कि एक प्रभावी गुण होता है, दूसरा अप्रभावी गुण होता है। तो इसमें दोनों अप्रभावी गुण प्रभावी हो जाते हैं, अर्थात दोनों अपने गुण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ही सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ए बी ग्रुप समूह। ठीक है, तो यह प्रश्न नंबर 13 रहा। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 क्या है, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण से क्या तात्पर्य है। एक बार प्रश्न पुनः देखें बच्चों कि टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आप जो है 1 नंबरों में भी आ सकता है बच्चों, यह अक्सर 2 नंबर वाले प्रश्नों में आता है। क्या है कि जब किसी प्रभावी फिनोटाइप, प्रश्न ध्यान से सुनिए, जब किसी प्रभावी फिनोटाइप वाले, ठीक है, जीन का जीनोटाइप पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए उसमें जो क्रॉस कराया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। 1 नंबर में इतना ही काफी है बच्चों। ठीक है, 15वां, बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो
बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है? तो इसमें बच्चों हम करेंगे F1 पीढ़ी, जो F1 पीढ़ी है बच्चों, F1 पीढ़ी का प्रभावी, F1 पीढ़ी का प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। F1 पीढ़ी का शुद्ध प्रभावी तथा अशुद्ध प्रभावी के बीच जो क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के यह 15 प्रश्न आपको बता दिए हैं, जिसमें से 5 प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में आना ही आना है बच्चों, गारंटी है। ठीक है, विश्वास न हो तो यह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा देकर आइएगा और ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या यह 5 प्रश्न मिले या नहीं। चलिए आगे हम बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे।